नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का बीए पार्ट थर्ड ईयर का टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत और प्रमुख अंग। तो इंटरनेशनल रिलेशन में आपका ये टॉपिक आता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हमने पिछली बार संयुक्त राष्ट्र संघ का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, परिचय और इसके मुख्य उद्देश्यों को जाना। तो आइए जानते हैं आज संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य सिद्धांत क्या हैं और उसके प्रमुख अंगों के बारे में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत और मुख्य अंगों का अक्सर न्यू टाइप में विवेचन पूछा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे और आने वाले समय में हम प्रमुख अंगों को विस्तार से भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सिद्धांत। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर प्रकाश डाला गया है और हमने देखा कि चार्टर में 111 अनुच्छेद है जो कि 19 अध्यायों में विभक्त हैं। तो अनुच्छेद 1 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापक उद्देश्यों को वर्णित किया गया है। वहीं अनुच्छेद 2 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 2 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो चार्टर क्या होता है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि चार्टर एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 2 में 7 सिद्धांतों का वर्णन है। तो आइए जानते हैं इन सिद्धांतों को। तो पहला सिद्धांत है कि संयुक्त राष्ट्र समस्त सदस्यों की संप्रभु समानता के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात यूएन के समकक्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ के समकक्ष सभी सदस्यों की संप्रभुता समान है। वो मानता है कि राष्ट्र संप्रभुता संपन्न होने चाहिए तथा राष्ट्र समान है। तो इस प्रकार से समानता के सिद्धांत को पर सहमति व्यक्त की गई है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में। दूसरा सिद्धांत है वर्तमान चार्टर के अनुरूप सारे सदस्य अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, जिससे सदस्यता के फलस्वरूप उन्हें अधिकार और हितों की रक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। इसका मतलब ये है कि जो मेंबर्स होंगे यूएनओ के, उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई वो उसका निर्वहन करेंगे, जिससे उनको अधिकारों की प्राप्ति हो सके और वो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। तीसरी बात यह है कि सभी सदस्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करेंगे। अर्थात युद्ध या अन्य हिंसात्मक साधनों का विरोध किया गया है और ये माना गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों का शांतिपूर्ण ढंग के समाधान में हमेशा विश्वास रहेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व न्याय को कोई खतरा उत्पन्न न हो। चौथा मुख्य सिद्धांत है कि सभी सदस्य अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ धमकी या बल का प्रयोग नहीं करेंगे। पांचवी बात है कि सभी सदस्य वर्तमान चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाहियों का समर्थन करेंगे एवं किसी ऐसे राज्य को सहायता नहीं देंगे जिसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध या संघर्ष निवारक कार्रवाई कर रहा हो। इसका मतलब ये है कि अगर संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसी भी ऐसे राष्ट्र के खिलाफ जो दूसरे के हितों का उल्लंघन कर रहा हो, निवारक कार्रवाई कर रहा हो, तो उसका अन्य सदस्य राष्ट्र समर्थन नहीं करेंगे। तो यहाँ आपको ये बात जाननी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय शांति में अधिक विश्वास करता है। छठा सिद्धांत यह है कि यह संगठन सुनिश्चित करेगा कि जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं, अर्थात जो मेंबर नहीं हैं यूएनओ के, वे भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में चार्टर के सिद्धांतों के अनुरूप ही कार्यवाही करें। इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, तो उसे यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह हिंसात्मक साधनों का, युद्ध का या अन्य राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता का विरोध करता हो। इस प्रकार जो सदस्य राष्ट्र नहीं हैं उन्हें भी शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार ही कार्यवाही करनी होगी। सातवां सिद्धांत है कि वर्तमान चार्टर संयुक्त राष्ट्र को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप की आज्ञा नहीं देगा जो घरेलू दायरे में आते हैं। इस प्रकार हमने देखा
कि वर्तमान जो सदस्य हैं उनके बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ ये कहता है कि वो दूसरे देशों के हस्तक्षेप की कार्यवाही नहीं करें। अब देखिए, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान जो है वो भारत के हिस्से वाले कश्मीर पर अपनी अधिकारिता की बात करता है, और पाकिस्तान जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी है। तो इस हिसाब से वो 7वें चार्टर के 7वें सिद्धांत का वायलेशन कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। उसे किसी भी मामले में भारत के मामलों में हस्तक्षेप की आज्ञा नहीं है। तो आपने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों में समानता की बात है। उन्हीं सभी सिद्धांतों में समस्याओं का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान की बात है। उन सिद्धांतों में क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की बात है। इन सिद्धांतों में सभी सदस्यों को चार्टर के अनुसार कार्यवाही करने की बात है, तथा उन सदस्यों के प्रति सहयोग न करने की बात कही गई है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हों। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रभावी बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक्टिव यानी कार्यवाही करेगा, सिद्धांतों के अनुरूप कार्यवाही भी करेगा। इसके साथ ही किसी भी राष्ट्र के हस्तक्षेप अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करने की हिदायत भी संयुक्त राष्ट्र संघ देता है। तो ये तो हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है वो सिद्धांतों की बात। जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता की बात है तो चार्टर के अनुच्छेद 3 से 6 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता की बात कही गई है। तो आइए देखते हैं कि सदस्यता संबंधी प्रावधान क्या है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्य वे राज्य हैं जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सम्मेलन में भाग लिया था और जिन्होंने पूर्व में 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर किया था। तो पहले प्रकार के सदस्य तो वो हुए जिन्होंने मूल चार्टर पर साइन किया था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। दूसरे प्रकार के सदस्य वो हैं अनुच्छेद 4 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता उन सभी शांतिप्रिय राज्यों के लिए खुली है जो वर्तमान चार्टर में उल्लेखित उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने को तैयार हों एवं संगठन की दृष्टि से वे उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के योग्य और इच्छुक भी हों। अनुच्छेद 6 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र का कोई सदस्य वर्तमान चार्टर में उल्लेखित सिद्धांतों का बार बार उल्लंघन करता है। अगर वो बार बार उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर उस सदस्य को महासभा से निष्कासित किया जा सकता है। यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ये सवाल पूछा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी है वो उसे हम देखें तो यूएन ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। इस प्रकार 6 प्रकार की भाषाएं हैं जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। वो हैं अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का सवाल है तो अगर हम अंग देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यतः 6 अंग हैं। पहला अंग है जनरल असेंबली या महासभा। दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा अंग है न्यास परिषद यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल। पांचवा अंग है सचिवालय या सेक्रेटेरिएट। और छठा अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इस तरह से ये महासभा के 6 मुख्य संयुक्त राष्ट्र संघ के ये 6 मुख्य अंग हैं। इसमें सर्वाधिक मुख्य अंग हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अन्य प्रमुख अंग हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यास परिषद। तो इस प्रकार हम इन संयुक्त राष्ट्र संघ के विविध अंगों का जो है विस्तृत विवेचन करेंगे आने वाले समय में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे किसी देश की संसद होती है वैसे ही महासभा जो है संसद के अनुरूप काम करती है। चार्टर के अध्याय 4 के अनुच्छेद 9 में महासभा को डिफाइन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सारे ही सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं।
सदस्य राष्ट्र महासभा में 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं। तो हम कल जो अपना नया अध्याय शुरू करेंगे आने वाले समय में, उसमें हम संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का विस्तृत विवेचन करेंगे। तो आप आज का ये टॉपिक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य सिद्धांत और प्रमुख अंगों का परिचय और सदस्यता, ये पढ़ें और आने वाले समय में जब हम मिलेंगे तो उस पर हम विस्तृत विवेचन भी करेंगे। शुभकामनाएं।